Learn English literature. Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature. Hope you are doing well. As you know, हमने पाकिस्तानी लिटरेचर इन इंग्लिश 2 सब्जेक्ट को स्टार्ट किया हुआ है और इस सब्जेक्ट में हमने अभी तक 2-3 वीडियोस की अपलोड की। फैज अहमद फैज की बायोग्राफी पर एक वीडियो शेयर किया आप लोगों के साथ और इस सब्जेक्ट का जो पेपर पैटर्न है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है और उसी पेपर पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम इस वीडियो में सुबह आज़ादी एक पोएम है फैज अहमद फैज की, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और पेपर पैटर्न में हमने आपको जैसे बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको पोइट की बायोग्राफी से रिलेटेड वो वीडियो चली गई, ठीक है, वो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ये था कि आपको पोएम का कोई भी एक किसी भी पोएम में से 1-2 लाइंस दी जाएंगी, वो ओरिजिनल टेक्स्ट उर्दू में हो तो उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है और अगर इंग्लिश में आपको वो टेक्स्ट दें तो आपने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना होता है। ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 3 का ये था कि आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन वगैरह स्टैंजा की आती है ये आ सकता है, तो वो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उर्दू में पोएम का नाम है सुबह आज़ादी, इंग्लिश में कहते हैं द डॉन ऑफ फ्रीडम अगस्त 1947 बाय फैज अहमद फैज, ट्रांसलेटेड बाय बरहान फरूकी। वैसे इसके जो ट्रांसलेशन के वर्जन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन यहाँ हमने जो ट्रांसलेशन ऐड की है इस वीडियो में वो उन ट्रांसलेटर का नेम है बरहान फरूकी। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स यहाँ आप लोग गौर से स्क्रीन की तरफ देखें कि लेफ्ट साइड पे हमने ओरिजिनल टेक्स्ट रोमन उर्दू लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जो ओरिजिनल उर्दू का फॉर्मेट है उसमें नहीं लिखा क्योंकि आपको पेपर में भी रोमन उर्दू में टेक्स्ट आएगा। दूसरी जो ओरिजिनल हमारा फॉर्मेट होता है ना उर्दू लिखने का, उसमें आपको पेपर या क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ हमने हर एक स्लाइड के अंदर 3-4 लाइंस दी हैं और एग्जैक्ट उसी टेक्स्ट के राइट साइड पे हमने एक लाइन की ट्रांसलेशन दी हुई है। यहाँ अगर आप देखें ये लेफ्ट साइड पे सुबह आज़ादी ये ओरिजिनल पोएम है और ये इसका ट्रांसलेटेड फॉर्म में टेक्स्ट है, ठीक है। द डॉन ऑफ फ्रीडम अगस्त 1947। अगर हम ये एक लाइन पढ़ेंगे तो आगे इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन ये होगी, ठीक है। अगर ये नीचे ब्लैक वाली ये लाइन पढ़ेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में ये वाली होगी। तो आप लोगों को ट्रांसलेशन को अच्छे से याद कर लेना है कि अगर पेपर में सपोज आपको ये क्वेश्चन आ जाता है ट्रांसलेशन करने वाला, तो आपको पता होना चाहिए कि ये इंग्लिश ट्रांसलेशन हमें आई है तो उर्दू में इसकी क्या ओरिजिनल टेक्स्ट होगा, और अगर ओरिजिनल टेक्स्ट आपको दे दिया जाए तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगी, ठीक है। इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। अब हमने एक स्लाइड के अंदर 3 से 4 लाइंस जो है यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स 1 बाय 1 आती जाएंगी, ठीक है। वो इसलिए यहाँ पे 3-4 लाइंस लिखी हैं क्योंकि हमने एक लाइन को एक्सप्लेन करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी करनी है क्योंकि हम इस वीडियो में रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, राइट। तो उसके लिए फिर हम सब लाइंस की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़िदा सहर, दिस लाइट smeared and spotted, this night bitten dawn। वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। This is not surely the dawn we waited for so eagerly। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। This is not surely the dawn with whose desire cradle in our hearts we had set our friends all, hoping we should somewhere find the final destination। अब नेक्स्ट हम इन्हीं लाइंस की एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करते हैं जिससे आपको इन सारे वर्ड्स की और इन लाइंस की अच्छे से समझ आ जाएगी। एक्सप्लेनेशन। ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़िदा सहर, द पोएट डिस्क्राइब्स द dawn as stained and night bitten, suggesting that the light of freedom is not pure or complete. It is tainted with the remnants of the dark night,
symbolizing the struggles and sacrifices that have left scars. डॉन होता है सुबह, जो फजर के टाइम का वक्त होता है, ठीक है। फजर की नमाज जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हल्का हल्का सूरज, हल्की हल्की रोशनी निकल रही होती है, लेकिन साथ में एक मदम मदम सा अंधेरा भी होता है। और शायद जो है फैज अहमद फैज, वो कहते हैं कि इस डॉन, जो सुबह की एक रोशनी है ना, ये जो उजाला है, उसमें दाग दाग हैं, दाग दबे हैं, स्टेन्ड का मतलब जानते हैं, दाग दबे, ठीक है। एंड नाइट बीटन, suggesting that the light of freedom is not pure or complete. अब ये जो पोइट है ना, ये मेटाफोरिकली बात कर, वो फ्रीडम की बात कर रहे हैं। यहाँ डॉन का मतलब है फ्रीडम, यानी कि जो हमें आजादी हुई है ना, वो बिल्कुल प्योर और कंप्लीट नहीं है, वो इतनी खालस और मुकम्मल नहीं है जिस तरह लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी ना फ्रीडम को लेकर, वो वैसी नहीं है। उसमें दाग दबे हैं, ठीक है, उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है, वो इनकम्प्लीट है फ्रीडम, ठीक है। तो मेटाफोरिकली बात की गई है। इट इज टेंटेड विद द रेमनेंट्स ऑफ द डार्क नाइट। टेंटेड कहते हैं दाग दबे, दागदार है कोई चीज, विद द रेमनेंट्स ऑफ द डार्क नाइट। डार्क नाइट की बात कर रहे हैं, जो बुरा वक्त रहा है, ठीक है। बुरा वक्त यानी कि पार्टीशन से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले इन लोगों ने जो भी बुरा टाइम देखा, गुजारा, एक्सपीरियंस किया, उसको डार्क नाइट कह रहे हैं यहाँ, ठीक है। डार्क नाइट, रेमनेंट्स होते हैं जो किसी चीज का बकिया हिस्सा बच जाता है, ठीक है। तो यहाँ द रेमनेंट्स ऑफ द डार्क नाइट मीन्स के जो बुरा वक्त था ना उनका, जो डार्क नाइट थी, जो बुरा वक्त था, उसका जो बकिया हिस्सा रह गया, उसको वो टेंटेड कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ये चीज दागदार है, सुबह तो हो गई है, दिन चढ़ गया है, रोशनी हो गई है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ दाग है, कोई चीज बकिया कोई चीज रह गई है उसके अंदर, ये चीज शायद कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सिंबलाइजिंग द स्ट्रगल्स एंड सैक्रिफाइसेस दैट हैव लेफ्ट स्कार्स, यानी कि जो लोगों ने स्ट्रगल किया है, जो लोगों ने सैक्रिफाइसेस दिए हैं इस फ्रीडम को पाने के लिए, अचीव करने के लिए, उसके कुछ स्कार्स रह गए हैं, ठीक है। वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। द पोएट लेमेंट्स, माउन कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं, मायूसी के साथ कहते हैं, दैट दिस इज नॉट द डॉन दे हैड वेटेड फॉर। ये वो सुबह नहीं है, ये वो आजादी नहीं है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। It is not the true beginning of a new era that was expecting. ये वो नया दौर नहीं, ये उस नए दौर का आगाज नहीं हुआ जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिसके बारे में वो एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे थे कि हम अलहदा वतन हासिल करेंगे, हमें आज़ादी होगी, जस्टिस होगा, इक्वालिटी होगी, ईच एंड एवरीथिंग जो भी लोगों ने एक्सपेक्ट कर रखा था ना, वो कह रहे हैं ये वाला वो दौर है ही नहीं है, ये वो इसके अंदर मतलब वो चीज ही नहीं है जो हम लोग चाह रहे थे, ठीक है। ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। This is not the morning they had set out to achieve, the one they had dreamed of and strived for. ये वो मॉर्निंग, ये वो सुबह नहीं जिसे वो हासिल करना चाह रहे थे, जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था, जिसके लिए उन्होंने कोशिश की थी, ठीक है। ओवरऑल मीनिंग अगर इन 3 लाइंस का 4 लाइंस का देखें, the poet is expressing disillusionment with the reality of independence. आजादी की रियलिटी, हकीकत क्या थी, डिसइल्यूजनमेंट के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं पोएट। डिसइल्यूजनमेंट मतलब कोई चीज, किसी चीज का धोखा हो जाना, कि आप लोग एक्सपेक्ट कुछ और कर रहे हो लेकिन आपके साथ हुआ कुछ और है। डिसअपॉइंटमेंट के साथ एक्सप्रेस कर रहे हैं क्या, द रियलिटी ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी की हकीकत क्या थी, क्या चाहा और क्या हुआ, ठीक है। Although freedom has been achieved, अलबत्ता कि आजादी तो हो चुकी थी, it falls short of the ideal vision that inspired the struggle. लेकिन कहता है कि जो आजादी हमें हासिल हुई, जो हम हासिल कर चुके, ये जो हमने आइडियल विजन था ना हम लोगों का, आइडियल विजन क्या था, जो चीज हमें इंस्पायर कर रही थी, जो हमने स्ट्रगल की, ठीक है। जिस तरह आप यही सपोज कर ले कि बड़े बड़े लीडर्स आज भी यही काम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस और पहले जमाने में भी यही काम कर रहे थे, बड़े बड़े दावे करते हैं हम आजाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारा मुल्क ये करेगा, इतनी प्रोग्रेस हम करेंगे, आप लोग वहां पे आजाद होंगे, और सो कॉल्ड नैरेटिव जो वो क्रिएट करते हैं, लोगों का माइंडसेट चेंज कर देते हैं, और एक आइडियल विजन जो लोगों ने सोचा हुआ था कि फ्रीडम के बाद क्या चीज होगी, जो लोगों का आइडिया बन चुका था, जो एक आइडियल विजन था लोगों का,
कहते हैं कि अगर इस चीज को अंदाजा लगाया जाए तो उसके अगेंस्ट हमें जो आजादी मिली है ये तो बहुत कम है, बहुत छोटी है, इट फॉल्स शॉर्ट, ठीक है। The reality is marked by the lingering effects of the past, and the true goals of justice, equality and prosperity remain unfulfilled. लोगों का क्या गोल था आजादी को लेके कि यहाँ जस्टिस होगा, इक्वालिटी, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली होगी, लेकिन सब कुछ क्या हुआ? अनफुलफिल्ड, कुछ भी पूरा नहीं हुआ, जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। Of the stars in the forests of heaven, the slow rolling night must have assured somewhere. The boat of the afflicted hearts grieving will drop anchor somewhere. Explanation में इस चीज को देखते हैं कि इन लाइंस में क्या बात की जा रही है। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, the poet speaks of a final destination for the stars in the vast desert of the sky, symbolizing that even in the vastness of life's challenges, there will be an end, a final point of rest or resolution. अच्छा, इन लाइंस में पोइट होप की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं? फाइनल डेस्टिनेशन फॉर द स्टार्स इन द वास्ट डेजर्ट ऑफ स्काई, कि हर चीज जो अपने एक अरूज पर जाती है एक ना एक दिन वो थम भी जाती है। वो बेशक कोई गलत काम हो, किसी चीज की ज्यादती हो, एक ना एक दिन उसको स्लो डाउन होना ही पड़ता है, ठीक है। लाइक यहाँ पे क्या चीज सिंबलाइजिंग की जा रही है? इवन द वास्टनेस ऑफ लाइफ्स चैलेंजेस, कि लाइफ में, जिंदगी में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आए, देयर विल बी एन एंड, हर चीज को एक ना एक दिन खत्म होना है, ठीक है। तो ये जो चैलेंजेस वो क्या कह रहे हैं? उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि हम लोगों ने जितने भी चैलेंजेस फेस किए बिफोर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन, एक दिन ये सारी चैलेंजेस जो है वो खत्म हो जाएंगे, फाइनल पॉइंट ऑफ रेस्ट और रेजोल्यूशन। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, द पोएट एक्सप्रेसेस होप दैट देयर विल बी assured a resting place at the end of this slow moving weary night. यहाँ आप लाइंस को पढ़े, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल। साहिल यू नो समंदर, शोर वगैरह को हम कहते हैं। समंदर किनारे को जब बिखरा हुआ पानी आप देखती हो ना, तो एकदम से वो कितना उछलता है, आवाज आती है इतनी जोर से, फिर जब एकदम ही वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और स्मूथली अपनी पोजीशन में मूव करना शुरू हो जाता है पानी समंदर किनारे, ठीक है। तो वो कहते हैं कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, के जो साहिल का ये जो मौज है ये किसी न किसी दिन, किसी एक रात ये भी तो सुस्त होगा ना, ये भी तो स्लो डाउन होगा। आप उम्मीद रखो, ठीक है। हम सबको हिम्मत दे रहे हैं, उम्मीद होप की तरफ लेके जा रहे हैं। सिंबलाइजिंग दैट द पीरियड ऑफ हार्डशिप और सोरो विल इवेंचुअली फाइंड पीस, कि ये जो पीरियड है हार्डशिप्स का, मुश्किलात का और गम का, आखिरकार एक दिन पीसफुल इन्वायरमेंट में चेंज हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं तो जाके रुकेगा सफीना गमे दिल। The poet believes that the ship of the heart sorrow will eventually come to a halt, कि ये जो हमारे दिल में गम की कश्तियां चल रही है ना, कि एक दिन ये रुक जाएंगी, ठीक है। पोइट इस बिलीव के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटिंग दैट द जर्नी थ्रू ग्रीफ विल हैव अ एंड, कि ये जो गम का सफर है एक दिन खत्म हो ही जाएगा। एंड द सोरो विल बी रिलीव्ड, और ये जो गमगीन इन्वायरमेंट सा हमारा हुआ है और ये जो दुख है, तकलीफ है, ये एक दिन रिलीव हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओवरऑल मीनिंग इसका देखें, इन दीज वर्सेस द पोएट इज कन्वेइंग अ मैसेज ऑफ होप। Despite the vastness of life's difficulties, there will be an end to sorrow and struggle, just as the night eventually gives way to dawn and every journey reaches its destination. The hardships and grief of life will also find resolution and peace. क्या यहाँ कह रहे हैं? Just as the night eventually gives way to dawn. बिल्कुल जिस तरह रात, हर रात के बाद दिन होता है,
दिन चढ़ता है, ठीक है। एंड एवरी जर्नी रीचेज इट्स डेस्टिनेशन, और हर जर्नी की अपनी अपनी एक डेस्टिनेशन, एक मंजिल होती है। सेम इसी तरह वो कह रहे हैं कि हार्डशिप्स एंड ग्रीव्स ऑफ लाइफ, जो हमारी जिंदगी के जितने भी मुश्किलात हैं, गम हैं, दुख हैं, विल ऑल्सो फाइंड रेजोल्यूशन एंड पीस, ठीक है, वो भी एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे और अमन हो जाएगा। नेक्स्ट लाइंस को डिस्कस करते हैं। जवान लहू के पुर इसरा शाहराहों से, चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े, दियारे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से, पुकारते रही बाहें बदन बुलाते रहे। When from the mysterious paths of youth's hot blood, the young fellows moved out. Numerous were the hands that rose to clutch the hems of their garments. Open arms called, bodies entreated. Explanation में देखते हैं। जवान लहू की पुर इसरार शाहराहों से, the poet refers to the mysterious and alluring paths of youthful passion and energy. These paths are filled with excitement and unknown possibilities, making them both tempting and dangerous. जवान लहू के पुर इसरार शाहराहों से, शाहराहों का मतलब होता है कोई सड़क वगैरह, ठीक है। जवान लहू, जवान लहू हम उस पर्सन को कहते हैं जो बहुत ज्यादा एम्बिशियस, पैशनेट होता है अपने किसी पर्पस को लेके। यानी आप लोगों ने देखा होगा बहुत से यंग लड़के जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब उनके अंदर इतनी एनर्जी होती है, इतने वो एम्बिशियस होते हैं किसी भी काम को लेकर, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि जवान लहू की पुर इसरार शाहराहों से। जवान लहू उन लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है जो फ्रीडम फाइटर थे, जो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए जंग लड़ रहे थे, ठीक है। The poet refers to the mysterious and alluring paths of youthful passion and energy. Youthful यानी यूथ जो नौजवान है उनके पैशन और एनर्जी की बात की जा रही है, उनके रास्ते कितने कठिन और alluring थे, ठीक है। These paths are filled with excitement and unknown possibilities, making them both tempting and dangerous. अब ये जो नौजवान है, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके रास्ते पाथ्स आर फील्ड विद एक्साइटमेंट एंड अननोन पॉसिबिलिटीज, यानी कि इनके जो रास्ते थे इतने एक्साइटेड थे, वो पुरजोश भी थे कि हमारे रास्ते में अगर कोई भी चीज आएगी हमने इसको पार करना है, हमने अपने मकसद को अचीव करना है, हमने आजादी को लेकर रहना है। तो इसके लिए एक एक्साइटमेंट थी। अननोन पॉसिबिलिटीज मींस कि जब आप लोग किसी चीज का फैसला कर लेते हो कि ये काम हमने करना है और करके ही रहना है, तो फिर आप लोग ये नहीं सोचते हो कि आपके रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसको आप कहते हो कि ये अननोन पॉसिबिलिटीज भी उनके पाथ में रास्तों में हो सकती है, ठीक है। मेकिंग दैम बहुत टेम्पटिंग एंड डेंजरस। और जब जो लोग बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं अपने पर्पस को लेकर, बहुत एनर्जेटिक होते हैं कि मैंने ये करना है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा डेंजरस और टेम्पटिंग भी हो सकती हैं कि ये लोग नहीं देखते कि इनके रास्ते में क्या चीज आ रही है और क्या नहीं, ये हर हद पार कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों से भाई थोड़ा डरना भी चाहिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। चले जो यार तो दामन पे कितने हाथ पड़े। The poet describes how when friends or companions set out on these paths, कि जब ये जो फ्रीडम फाइटर के जो लोग हैं ना, फ्रेंड्स या जो मतलब इनका पूरा ग्रुप गैंग जो लोग होते हैं, जब इन्होंने अपने रास्ते का चुनाव किया, many hands tried to pull them back or divert them. अब जब भी अपनी मंजिल का तयन करते हो तो आपके रास्ते में बहुत से ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको आपके मकसद से दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये फोर्सेस होते हैं कुछ जो आप इनको अपने दुश्मन भी कह सकते हो, ठीक है, जो आप लोगों को हमेशा कोशिश करते हैं कि नहीं आपको दबा के रखा जाए, आपको पीछे रखा जाए, आप अपने जो भी आपका गोल है उसको अचीव ना कर लो। This suggests that when one pursues a passionate or idealistic journey, there are many forces trying to hold them back or distract them. तो बहुत सी ऐसी forces होती हैं जो आपको कोशिश करती हैं, आपको रोकती हैं और डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपके मकसद से, ठीक है। या आपके दुश्मन लोग वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है, जो आपको आपके मकसद तक पहुंचने से रोकती हैं। दियारे हुस्न की बेसब्र ख्वाबगाहों से, ख्वाबगाह वैसे नॉर्मली ये वर्ड आप लोगों ने काफी दफा सुना भी होगा अगर आप लोगों ने वो टर्किश ड्रामास जिस तरह सुल्तान सुलेमान
और कोसम सुल्तान वगैरह इस तरह के ड्रामास अगर आप लोगों ने देखे हैं तो उसमें जो बादशाह किंग का जो रूम होता है उसको ख्वाबगाह कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप ख्वाबगाह से मुराद आप दुनिया को ले सकते हो कि ये दुनिया भी तो एक ख्वाबगाह है ना, एक पर्सनल स्पेस है इंसानों की। The poet refers to the impatient dream chambers of the land of beauty, symbolizing the seductive and tempting nature of worldly pleasures and desires that call out to those on the journey, ठीक है। यहाँ पे जो पोएम है ना उसके अंदर उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो दुनिया की रंगीनियों में गुम हो जाते हैं, वर्ल्डली प्लेयर्स में बिजी हो जाते हैं, ठीक है। उन लोगों को कॉल आउट, ठीक है, ये क्या लास्ट पे लिखा हुआ है, कॉल आउट दूज ऑन द जर्नी। उन लोगों को बुलाया जा रहा है कि भाई आओ, जर्नी कौन सी है, फ्रीडम की, कि आजादी के लिए हम लड़ने जा रहे हैं, हम इस रास्ते का तयन कर चुके हैं, आप लोग भी हमारे साथ आओ, ये चीज है, ठीक है। पुकारते रही बाहें, बदन बुलाते रहे। The poet describes how inviting arms and bodies kept calling out, symbolizing the constant year of physical and sensual pleasures that try to entice one away from their original path or purpose. अच्छा, इसमें आप लोग पुकारती रही बाहें, बदन बुलाते रहे, ये आप लोग इस तरह इस लाइन को समझ सकते हो जिस तरह आप लोग, हम सबके नियर एंड डियर वंस अपने रिलेटिव्स होती हैं, हमारे बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर्स होती हैं, इसकी एग्जांपल आप यही देख ले, जो हमारे बहुत से आर्मी ऑफिसर्स होते हैं अपने प्यारों को छोड़ के जंग के लिए चले जाते हैं, बॉर्डर लाइंस पे चले जाते हैं, और मतलब क्या वो एक जवान लहू है, ठीक है, एनर्जेटिक लोग, एम्बिशियस हैं अपने पर्पस को कि हमने शहादत का तमगा लेना है, और हमने अपने वतन की खातिर हर चीज, हर कुर्बानी दे देनी है, हर हद पार कर देनी है, और बाकी सब चीजों को साइड पे कर देते हैं, ठीक है। बदन बुलाते रहे कि आप लोगों को आपके अजीज, आपके प्यारे आपको बुलाते रहते हैं, और आप लोग उनसे मिलने भी जाते हो लेकिन उनके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हो, ठीक है। तो ये वही चीज है कि आपके रास्ते में आपके बहुत से पीछे मतलब कुछ नेगेटिव फोर्सेस लाइक आपके दुश्मन वगैरह, ये कुछ इस तरह जो आपके रास्ते में आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा ये कि आप दुनियावी चीजें जो है ये डिस्टर्ब करती हैं, जो प्लेयर्स वगैरह, ठीक है। और तीसरा कि आपके रिलेटिव्स, आपके अजीज तरीन लोग होते हैं। तो इस तरह आप लोगों को आपके असल मकसद से डिस्ट्रैक्ट इन तरीकों से किया जा सकता है, ये बात यहाँ हो रही है, ठीक है। ओवरऑल मीनिंग को डिस्कस करते हैं। द पोएट इज इलस्ट्रेटिंग द स्ट्रगल फेस्ड बाय दोज हु एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ पैशन और आइडियल्स, ठीक है। उस स्ट्रगल की बात कर रहे हैं जो लोग वो फेस करते हैं। कौन लोग? जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने जो जिस स्ट्रगल को, जिन मुश्किलात को फेस किया, बाय दोज हु एम्बार्क ऑन अ जर्नी ऑफ पैशन और आइडियल्स, ठीक है। कौन सी जर्नी है? फ्रीडम, आजादी की जद्दोजहद के लिए जो उनका सफर है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। और उसके लिए उनको जो भी स्ट्रगल्स फेस करना पड़ी हैं उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। They are continually tempted by the allure of worldly pleasures and desire, which try to distract them from their goals, ठीक है। They are continually, मुसलसल टेम्पटेड, कोशिश कर रहे हैं बाय द allure of worldly pleasures and desires, के लोगों को worldly pleasures और desires से दूर रखा जाए, इनको जगाया जाए कि भाई होश में आओ और अपने जो आपका ओरिजिनल पर्पस है, मोटिव है, जो गोल है उसकी तरफ जाओ, ठीक है। The verses reflect the difficulty of maintaining focus and integrity in the face of such persistent temptations. Next पढ़ते हैं। बहुत अजीज थी लेकिन रुखे सहर की लगन, बहुत करीब था हसीना ने नूर का दामन, सुबक सुबक थी तमन्ना, दबी दबी थी थकन, from the impatient bed chambers of beauty, but the yearning for the dawn's face was too dear. The hem of the radiant beauty's garment was very close. The load of desire was not too heavy. Exhaustion lay somewhere on the margin. Explanation को पढ़ते हैं। बहुत अजीज थी लेकिन रुके सहर की लगन, यानी कि जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ना उनको बहुत अजीज थी, लेकिन रुखे सहर की लगन, उनको हर चीज अजीज थी, ये दुनियावी चीजें, अपने अजीज तरीन जो उनके थे रिलेटिव्स, ये भी हर चीज अजीज थी, लेकिन रुखे सहर की लगन, जो उनको सहर डॉन फ्रीडम की बात की जा रही है, इससे बढ़कर उनको कोई भी चीज अजीज नहीं थी। हर चीज अजीज थी लेकिन
आजादी से बढ़कर, जो उनका मकसद है, गोल है, उससे बढ़कर कुछ नहीं था, ठीक है। The poet expresses that there was a deep affection or attachment to the pursuit of dawn, symbolizing an ideal hope for a brighter future. This desire for the dawn or a better tomorrow was very dear and important. कि आजादी की जो उनकी ख्वाहिश है, ये उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत करीब था हसीनाने नूर का दामन. The poet acknowledges that the embrace of the beauties of life, symbolizing worldly pleasures, immediate joys or physical allure, was very close and tempting. The poet was within reach of these pleasures, making them hard to resist. फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहे हैं पोइट, ठीक है, और उन्हीं को कह रहे हैं कि हर कोई इस दुनिया में आके स्टक हो जाता है, और जो फ्रीडम फाइटर्स जो अपने गोल, अपने पर्पस, अपने एम को लेकर चलते हैं, अपने लिए खास जर्नी का तयन कर लेते हैं, तो उनके लिए क्या है कि वो हर चीज को, ये दुनियावी जितनी भी चीजें हैं, उन सब चीजों को रेसिस्ट करें, ठीक है। नेक्स्ट है सुबुक सुबुक थी तमन्ना, दबी दबी थी तकन. The poet describes how the longing for the ideal was light and gentle. Longing कहते हैं ख्वाहिशात. For the ideal was the light and gentle. For the ideal freedom fighters को कहा गया है, ठीक है, जो लोग जंग के लिए, आजादी के लिए लड़ते हैं, जो लोग आजादी के लिए लड़ते हैं, ठीक है, आइडियल्स यहाँ उन लोगों को कहा गया है. Was light and gentle, यानी कि उनके लिए ख्वाहिशात बहुत हल्की और जेंटल थी. एंड द वेरीनेस, यानी कि थकावट, लाइक फ्रॉम द स्ट्रगल टू स्टे ट्रू एंड टू द पाथ, वाज सबड्यूड एंड barely नोटिसेबल. और थकावट जो थी उनके लिए barely नोटिसेबल थी, बमुश्किल ही उनको नजर आती थी. यू नो व्हाट, जब हम, जरूरी नहीं है कि ये फ्रीडम का ही कोई हो, हम जनरली एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग खुद भी जब अपने लिए एक गोल बना लेते हैं ना कि हमें इस चीज को अचीव करना है, तो उस रास्ते में आने वाली, उस जर्नी में आने वाली जितनी भी हमारे लिए डिफिकल्टीज होती हैं, हम उसको बियर करते रहते हैं, और एक वक्त आता है कि हम लोग थक भी जाते हैं, और वो थकन हमारी दबी दबी सी हो जाती है कि हम उस चीज को, उस थकन को भी फील नहीं कर पाते, ठीक है. This suggests a quite persistent longing that coexists with a subtle fatigue from the ongoing struggle, ठीक है. हमारी स्ट्रगल ऑनगोइंग चल रही होती है, और हमारी जो फटीग है, जो थकन है, और ये चीज हमें समटाइम फील नहीं हो रही होती, ये दबी दबी सी हो जाती है, ठीक है. अभी हम ओवरऑल मीनिंग को डिस्कस करते हैं. The poet is portraying the inner conflict between the desire for a noble goal and the strong immediate temptations of worldly pleasures, ठीक है. क्या है? portraying, poet अक्कासी कर रहे हैं the inner conflict between the desire. इनर कॉन्फ्लिक्ट, जो अंदर ही अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, एक तरफ नोबल गोल है और दूसरी तरफ वर्ल्डली डिजायर्स हैं, प्लेयर्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं. While the longing for this higher purpose was cherished, the allure of the present player was also very close. Despite the lightness of the longing and the hidden weakness, the poet is caught in the tension between these opposing forces, ठीक है. So ये जो above lines हमने डिस्कस की है, इसका ओवरऑल मीनिंग ये था. सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मतो नूर, सुना है हो भी चुका है विशाल मंजिलो गम, बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, निशाते विशाल हलालो अज़ाबे हिज्र हराम. It's said the darkness has been collected from light already. It's said the journey feet have found union with the destination. The protocols of those who held the pain in their hearts have changed now. Joy of union, yes. Agony of separation forbidden. Explanation पढ़ते हैं इसकी. सुना है हो भी चुका है फिराके जुल्मतो नूर. The poet says that it is heard or believed that the separation between darkness and light has already occurred. This would symbolize the idea that the distinction between good and evil, ignorance and enlightenment has been resolved or is no longer relevant. ठीक है, यहाँ बात की जा रही है. सुना है हो भी चुका है फिराक जुल्मतो नूर, यानी कि जो जुल्म सितम हम लोगों पे हो रहा था ना, पार्टीशन से पहले, इंडिपेंडेंस के टाइम से पहले, ठीक है,
जो ब्रिटिश राज था, या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज जिस तरह हिंदू और सिख वगैरह लोगों की तरफ से जो भी व्हाटएवर हो रहा था उस टाइम पीरियड पे, क्योटिक एनवायरनमेंट था, वो कहते ठीक है व्हाटएवर सब कुछ हो चुका, जो गुड एंड इवल है ये सेपरेट हो चुके हैं, डार्कनेस एंड लाइट सेपरेट हो चुके हैं, इग्नोरेंस एंड एनलाइटमेंट सब कुछ ठीक है सेपरेट हो गया है, और हमें क्या मिल चुका है जो हम चाहते थे, फ्रीडम, ठीक है, हैज बीन रिजॉल्व, हर चीज रिजॉल्व हो चुकी है और इज नो लॉन्गर रेलिवेंट, अब कुछ भी चीज रेलिवेंट नहीं रही, ठीक है। सुना है हो भी चुका है विशाल मंजिलों गम, विशाल कहते हैं किसी चीज का यूनियन, इत्तेहाद हो जाना, किसी चीज का मिल जाना, मिलाप हो जाना, ठीक है। मंजिलों गम, मंजिल, हमारी मंजिल क्या थी, और मंजिल ये थी फ्रीडम, आजादी, ठीक है, वो मंजिल उनको मिल गई है। The poet continues while stating that it is here that the union between the destination and the journey has also taken place. This could suggest that the struggle for journey towards a goal and the goal itself have merged, or that the process and the outcome have become one, ठीक है। प्रोसेस क्या था, जर्नी, जो हम सब लोग जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम पीरियड के, ठीक है, जो एफर्ट, स्ट्रगल, सैक्रिफाइसेस हम लोगों ने की, ये हमारा प्रोसेस था, और आउटकम में क्या हुआ, हमें आजादी मिल गई। बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, यहाँ पे पोइट जो है ना, अहले दर्द उन लोगों को कह रहे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स थे। अहले दर्द हम उन लोगों को कहते हैं जिनकी डिफिकल्टीज, जिनकी पेन, जिनकी मुश्किलात, ये सारी चीजें सेम सेम होती हैं, ठीक है, जो एक जैसे चैलेंजेस को फेस कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं अहले दर्द। यहाँ पे पोइट अहले दर्द उन लोगों के लिए ये वर्ड इंडिकेट कर रहे हैं जो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे, जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे, जो हमारे रहनुमा थे उस टाइम पीरियड पे, ठीक है, पार्टीशन से पहले, इंडिपेंडेंस के टाइम पे। बदल चुका है बहुत अहले दर्द का दस्तूर, कि अब इन लोगों का दस्तूर या जो तरीका है ये बदल चुका है, कैसे, लेट्स सी। The poet notes that the way of life or the custom of the people of pain, those who suffer, are sensitive or are deeply emotional, have changed significantly. This might refer to a shift in how these individuals perceive and deal with their emotions, particularly love and suffering. अब इन फ्रीडम फाइटर्स पे बात की जा रही है कि इन लोगों का बिल्कुल तरीका ही बदल गया। पहले ये हमारी तकलीफ को समझते थे, हमारे और इनके चैलेंजेस और डिफिकल्टीज सेम थी, वो हमारे लिए, अपने तमाम लोगों के लिए लड़ते थे, और अपने उस मंजिल को अचीव करने के लिए उन्होंने हर चीज को क्रॉस कर दिया, हर लिमिट को क्रॉस कर दिया, और अपनी भरपूर कोशिश के बावजूद वो अपनी इस मंजिल तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन इस मंजिल पर पहुंच के वो बहुत चेंज हो चुके हैं, उनका दस्तूर बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है। पहले वो हमारे लिए दर्द फील करते थे, अब नहीं करते। निशाते मिसाल हलालो अजाबे हिज्र हराम, निशात कहते हैं खुशी मनाना, खुश होना किसी चीज के लिए, ठीक है। विसाल ऑलरेडी मैंने पहले भी यहाँ हमने डिस्कस किया है, विसाल का मतलब ये वाला, ठीक है, यूनियन, इत्तेहाद, मिलाप हो जाना। हिलाल कोई चीज जो आप एक्सेप्ट कर लो, मान लो, ठीक है। अज़ाबो हिज्र हराम, लेकिन हिज्र यहाँ पे कहते हैं सेपरेशन को, अलहदगी को, अज़ाबे हिज्र को हराम कह दिया हुआ है, ठीक है। कैसे, यहाँ पे फिर फ्रीडम फाइटर्स की ही बात की जा रही है कि जब उनको उनकी मंजिल मिली है ना, फ्रीडम मिली है, तो अपनी उस फ्रीडम को जॉय कर रहे हैं, वो अपनी इस यूनियन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो खुश हैं, उन्होंने इस चीज को हलाल करार दे दिया, ठीक है। लेकिन अज़ाबे हिज्र हराम करार दे दिया है। अज़ाबे हिज्र यानी कि जो पेन ऑफ सेपरेशन है, ठीक है, उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हमने अगर इस पॉइंट पे हम लोग पहुंचे हैं, ये आजादी को हमने हासिल किया है, इस चीज को अचीव किया है, तो किस तरह से अचीव किया है। हालांकि इस तरह तो अचीव करना नहीं था, हमारा मकसद ये नहीं था, हमारी एक्सपेक्टेशंस ये नहीं थी, हमने बहुत सी जानें गंवाई, हमने बहुत से दिलों को एक दूसरे से जुदा किया, और ये हिजर जो है ये अजाब बन गया हमारे ऊपर, ठीक है, और इस चीज को हराम करार दिया पोइट ने।
The poet observes that the joy of union means love or being together, ठीक है, has become permissible, इस चीज को हलाल करार दिया है, while the torment of separation, हिज्र का जो अजाब है, has become forbidden, हराम हो गया है. This suggests a reversal or change in values. वो कहता है कि हमारी जो values हैं, इक़दार हैं, इनमें change आ चुका है. Where what was once considered sacred or valuable, the pain of separation, जहाँ कभी मतलब पेन ऑफ सप्रेशन को बहुत ज्यादा लोग वैल्यू देते थे, इसकी कदर करते थे और हमारे दर्द को अपना दर्द समझते थे, अब ये चीज नहीं रही. इज नाउ सीन एज समथिंग टू अवॉइड, मतलब अब इस चीज को ऐसे समझा जाता है कि इस चीज को इग्नोर किया जाए, अवॉइड किया जाए, ऐसे वो लोग समझते हैं. ठीक है. While the joy of union, perhaps once considered less significant, is now embraced. ठीक है, समझ आई आपको? ओवरऑल मीनिंग इसका आपको देख लीजिएगा, बिकॉज वीडियो काफी लंबी होती जा रही है. वैसे हमने लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन में हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन, किसी पे चारे हिजरां का कुछ असर ही नहीं, कहां से आई निगारे सबा किधर को गई. The burning of the liver, the eyes, eagerness, the heart's grief remain unaffected by this cure for disunion's pain. From where did the beloved the morning breeze come? Where did it go? जिगर की आग, नजर की उमंग, दिल की जलन. The poet describes three intense emotions. The fire in the heart. यहाँ हार्ट की जगह लिवर होना चाहिए था. Sorry. Symbolizing deep emotional pain or passion. The longing in the eyes, indicating a strong desire or yearning, and the burning of the heart, representing the pain of unfulfilled love or separation. किसी पे चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं. चारा हिजरा यहाँ उन लोगों को कहा है, फ्रीडम फाइटर्स है ना, जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके लिए ये वर्ड, ये लाइन उनको इंडिकेट करती है. किसी पे चारा हिजरा का कुछ असर ही नहीं, यानी कि पहले जो फ्रीडम फाइटर्स जो सेपरेशन की पेन को फील करते थे और लोगों के राइट्स की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, जस्टिस की बात करते थे, अपने लिए अलग मुमलिकत की बात करते थे, अपनी कौम के लिए उनके राइट्स के लिए बात करते थे, लेकिन अब तो उन पर चारा हिजरा यानी कि ये जो सेपरेशन है, इस चीज का कुछ असर ही नहीं, वो इस चीज को कुछ सीरियस ही नहीं लेते. ठीक है. मतलब अब आजादी हो चुकी है, उनको जो उनका गोल था, जो अचीवमेंट थी, वो उनको मिल गई है, अब उनको इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता. ये कहना चाह रहे हैं पोइट यहाँ पे. The poet limits that no remedy for the pain of separation. Hijra seems to have any effect on that. This suggests a deep sense of helplessness and resignation, where no cure or comfort can ease the suffering caused by separation from a loved one. कहाँ से आई निगारे सबा किधर को गई. कहाँ से आई निगारे सबा. सबा कहते हैं सुबह की ठंडी ताजा फ्रेश हवा जो होती है ना, धीमी धीमी सी, उसको कहते हैं. निगारे सबा, डेलिकेट, बड़ी नाजुक सी जो सुबह की हवा होती है. ठीक है. कहाँ से आई निगारे सबा किधर को गई. यहाँ पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो फ्रीडम हमें थोड़ी देर के लिए मिली, थोड़ी देर के लिए मीन्स ये जो लोगों के अंदर जो एक एम्बिशन और ये जो लगन एकदम से आई और ये जोश जो हमारे नौजवानों में आया कि भाई हमने अपनी आज़ादी के लिए ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सारी ये जो उमंग थी, ये जोश जो वलवला था, ये थोड़ी देर के लिए आया और कहाँ चला गया. ठीक है. ये उस चीज को कहा जा रहा है. The poet asks where the gentle breeze Sabha came from and where it went. This breeze could symbolize a brief moment of relief or a fleeting sense of hope that came and went without offering lasting comfort. ठीक है. यानी कि जो brief moment of relief है ना, ये थोड़ी देर के लिए आया और फिर कहाँ चला गया. लास्टिंग कंफर्ट तो इसने हमें दिए ही नहीं है. लॉन्ग लास्टिंग कंफर्ट जो उनकी बातें जा रही. ठीक है. The poet is reflecting on the transient nature of this movement of solace. ठीक है. Overall meaning,
आप खुद इसको रीड आउट कर लीजिएगा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हमने आपको बता दी है। फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट लाइन डिस्कस करते हैं। अभी चिरागे सरेराह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, निजाते दीदाओ दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। The street lamp at the edge of the road has no notion yet. The weight of the night has not lifted yet. The moment for the emancipation of the eyes and the heart has not come yet. Let's go on. We have not reached the destination yet. Explanation में देखते हैं क्या लिखा है। अभी चिरागे सरेराह को कुछ खबर ही नहीं। The poet says that the guiding lamp or the light on the path is still unaware, implying that the path ahead is still dark and uncertain. The light that should guide the way has not yet fully illuminated the journey. अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं। फ्रीडम फाइटर्स की बात की जा रही है, जो लोग इस राह को चले थे, आजादी की राह का जिन्होंने तायन किया था, ठीक है, उनको बात की जा रही है कि अभी उनको कुछ खबर ही नहीं कि उन्होंने जिस मंजिल को पाया है वो मंजिल तो अभी भी डार्क है, ठीक है, स्टिल डार्क एंड अनसर्टेन, उसमें अभी भी कुछ कमी कुताहियां हैं, ठीक है, वो प्योर नहीं है, वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है, ये बात की जा रही है। चिरागे सरेराह को अभी तो कुछ खबर ही नहीं, ठीक है। अभी गिरानी शब में कदर नहीं आई। गिरानी शब उस रात की, उस डार्कनेस की, उस डार्क नाइट की बात की जा रही है, उस जुल्म सितम की, उस ऑपरेशन की बात की जा रही है जो इंडिपेंडेंस से पहले हम लोगों ने, हमारे जितने भी आबाद अजाद थे उन लोगों ने फेस की, जो चैलेंजेस और डिफिकल्टीज, उनकी बात की जा रही है कि अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, कि अभी ये जो जुल्म सितम है ना, इनमें कमी नहीं आई। The poet notes that the heaviness or oppression of the night has not yet lessened. This suggests that the darkness or difficulties of the situation remain intense and that there has been no relief from the burden of the night, symbolizing hardships or struggle. समझा लिया? Next है, निजाते दीदो दिल की घड़ी नहीं आई। निजाते दीदो दिल, निजात कहते किसी चीज से छुटकारा पाना। The poet acknowledges that the moment of liberation or relief for the eyesight and the heart has not yet arrived. This line expresses the ongoing pain and longing, indicating that the hope for freedom or peace is still out of reach. कि जो फ्रीडम की उम्मीद है अभी भी हमारी पहुंच से बहुत दूर है, अभी भी हमें वो जो प्योर और कंप्लीट लिबरेशन है वो नहीं मिली, ठीक है, वो घड़ी अभी नहीं आई। चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई। The poet undergoes to keep moving forward as the destination or goal has not yet been reached. This is a call for perseverance, suggesting that the journey must continue despite the difficulties, as the ultimate aim is still ahead. कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो अभी भी चल रहा है, अभी भी हमें अपने लिए स्ट्रगल करनी है, हमें अपनी जो चैलेंजेस आज भी हम फेस कर रहे हैं, जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, हमें उनके खिलाफ लड़ना है, हमें अभी भी उसी जर्नी को चूज करना है, उन्हीं पाथ्स पे चलना है, उसी तरह हमें फिर से फ्रीडम फाइटर बनना है, हमें अपने अंदर अभी भी एक जोश और उम्मीद पैदा करनी है कि हम दोबारा से अपने लिबरेशन को पा सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं, इस मकसद को अचीव कर सकते हैं। ये जो ओवरऑल मीनिंग है जिसमें ये सारी लाइंस को डिस्कस किया गया है, इसको आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा। So this is all about today's video. Hope this video will be useful for you. अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पोइम से रिलेटेड, इसका जो पोइम का कॉन्टेक्स्ट है, इसके थीम्स हैं और जो थोड़ा बहुत क्रिटिकल एनालिसिस वगैरह या पोइट का स्टाइल कैसा है इस पोइम को लिखने का, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन फॉर वाचिंग मोर वीडियोस। Thanks for watching.